चलिए साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू पे। मेरा नाम है शुभम सांगवान और ये जो वीडियो है ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, जो किसी भी एग्जाम के लिए, जो आगामी एग्जाम है जैसे एपीओ है उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट रहेगी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है आप लोग इतना याद रखोगे, वो 1885 से शुरू हुआ था और 1947 तक चलता है। 1885 से जो शुरू हुआ वो क्यों शुरू माना जाता है 1885 से? बिकॉज इसी 1885 में शुरू मतलब गठन हुआ था आईएनसी का, या इंडियन नेशनल कांग्रेस का, या भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कैसे जाता है वो एओ ह्यूम को जाता है, क्योंकि उस समय जो देश के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन जो है एओ ह्यूम जो है वो डफरिन से मिलते हैं और मिलने के बाद में जो है इस तरह का आश्वासन देते हैं कि हम लोग अगर भारतीयों की एक संस्था बनवा देते हैं जो भारतीयों की समस्याओं का समाधान करेगी या भारतीयों की समस्या जो है हम तक लेकर आएगी। और इसी प्रकार से डफरिन भी जो है इसके समर्थन में थे और एओ ह्यूम के द्वारा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में जो पहला अधिवेशन होता है, गठन कहां होता है तो आप लोग याद रखोगे वो कहां होता है, बंबई में। क्योंकि इसका जो पहला अधिवेशन था वो कहां हुआ था, बंबई में। आप लोग आगे बढ़े तो दूसरा अधिवेशन इसका 1886 में होता है, कहां पर, कलकत्ता। और तीसरा अधिवेशन होता है इसका मद्रास में। मद्रास के लिए आपको इतना याद रखना होगा, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी करते हैं और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास में जो था बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो स्थापना हुई 1885 में, इतना भी याद रखोगे जितने भी लोग थे वो सब उदारवादी लोग थे, क्योंकि ये लोग जो हैं सब पढ़े लिखे थे, सारे वकील और डॉक्टर थे। और 1885 से जो कांग्रेस का गठन हुआ ये मानते थे कि हम लोग लड़ाई जो है अपनी अंग्रेजों से वो कानूनी तरीके से लड़ेंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बाद जो भी कांग्रेस के लोग जितने भी इसमें कार्यकर्ता रहे वो सब अंग्रेजों से लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ना चाहते थे। इसलिए जो पहला मतलब युग है जो 1885 से शुरू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदारवादी युग। तो इसलिए 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस जो है उदारवादी युग के साथ चलती है। लेकिन 1905 तक जाते जाते कांग्रेस में उग्रवादी लोग आना शुरू हो जाते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और जिसे हम लोग बाल गंगाधर तिलक। तो तीन लोग थे लाल बाल पाल जो उग्रवादी थे, जो मानते थे कि हम लोग जो है कांग्रेस से, जो अंग्रेजों से जो अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे वो कानूनी तरीके से नहीं करेंगे। और इवन जो उदारवादियों की नीति थी, जो उदारवादी लोग 1885 में कांग्रेस बनी थी जिस समय शामिल हुए थे, जो मानते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी, जो उदारवादी लोग थे वो उनकी नीति को, उदारवादियों की नीति को जो लाल बाल पाल थे मतलब उग्रवादी लोग थे वो उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल टेंडेंसी कहते थे। आप लोग इतना याद रखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक चलती है उदारवादियों के साथ। लेकिन 1905 में आपको याद रखना होगा जब कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है, इसमें उदारवादी लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज जो है इसे घबराना शुरू कर देते हैं। और घबराने के लिए आप लोग, घबराने के संबंध में आप लोग एक पॉइंट याद रखोगे, डफरिन जो कांग्रेस जब बनी थी एओ ने जिस समय बनाई थी उस समय उसका समर्थन कर रहा था। डफरिन बाद में आलोचना करते कहता है ये तो एक छोटा सा अल्पसंख्यक समुदाय है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने आकर कांग्रेस को बांटने के लिए आप लोग याद रखोगे बंगाल विभाजन करा, जिसे हम लोग बोलते हैं बंगाल पार्टीशन। और बंगाल पार्टीशन जिस समय क्या गया, बंगाल में उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था एफ एंड्रूज। लेकिन बंगाल पार्टीशन होने के बाद याद रखोगे बंगाल पार्टीशन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और बंगाल विभाजन की घोषणा होने के बाद में जो भारतीय थे उसका विरोध करते हुए 7 अगस्त 1905 से उन लोगों ने शुरू कर दिया था, भारतीयों ने शुरू कर दिया था अंग्रेजों का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन। काफी इंपोर्टेंट आपसे पूछने लगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, या स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो 7 अगस्त 1905 से। 16 अगस्त 1905 से जो है याद रखोगे 16 अक्टूबर 1905 से बंगाली विभाजन को अंग्रेजों ने लागू कर दिया। और बंगाली विभाजन होने के बाद में कांग्रेस जो है शुरू होती है, जैसे 1850 से लेकर 1905 तक उदारवादी युग था, तो 1905 से लेकर 1919 तक चलता है उग्रवादी युग, क्योंकि लोग जो है बंगाली विभाजन के विरोध में हथियार उठा लेते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अंग्रेजों की हत्या करनी शुरू कर देते हैं। जैसे लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। आप लोग इतना याद रखोगे इसमें जो इंपोर्टेंट घटना है, इस पीरियड में जो भी इंपोर्टेंट घटनाएं हैं कि 1905 से लेकर 1919 तक जो उग्रवादी युग है उसमें क्या क्या हुआ है, तो काफी इंपोर्टेंट घटना याद रखोगे। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखोगे लंदन में इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल, इंडिया हाउस काफी इंपोर्टेंट है। इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल कहां बनाया गया था, लंदन में, काफी इंपोर्टेंट है याद रखोगे। दूसरी बात काफी इंपोर्टेंट है कि आप लोग याद रखोगे 1913 में बनाई गई थी गदर पार्टी, और गदर पार्टी कहां बनी थी, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, अमेरिका में। दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसी पीरियड की बात है याद रखोगे 1912 में है जी हुआ था क्या, राजधानी परिवर्तन। काफी इंपोर्टेंट राजधानी
परिवर्तन। अगर मैं कहूं, आप लोग सोच रहे हो कि 1911 में राजधानी परिवर्तन होता, कुछ लोगों जिनको पता होगा, लेकिन 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा होती कलकत्ता से दिल्ली में, लेकिन 1912 में वास्तविकता परिवर्तन हो रहा था और उसी समय जो है होर्डिंग, जो वायसराय उस समय थे होर्डिंग देते उन पर बम फेंका। किसने फेंका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। काफी इंपोर्टेंट रहेगा। तो इस काल में कुछ घटनाएं हैं, जैसे एक चीज और याद रखोगे 1916 में, याद रखोगे, काफी इंपोर्टेंट है, होम रूल लीग। होम रूल लीग आप लोग याद रखोगे 1916 में 2 जगह बनाई गई थी, बंबई में बनाई या पुणे में बनाई गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक पुणे के रहने वाले थे। और जो मद्रास में बनाई गई थी, मद्रास में बनाई थी किसने? एनी बेसेंट ने। आप लोग 1905 से 1919 तक ये इंपोर्टेंट घटनाएं याद आपको रखनी होंगी, जो काफी इंपोर्टेंट है। लेकिन 1919 में आप लोग याद रखोगे, इस समय तक गांधी जी भारत आ चुके थे। और गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को भारत आए थे। 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद 1915 में जब गांधी भारत आए तो 1919 तक जो हमारा अगला युग चल रहा था, कौन सा? जिसे हम लोग बोलते हैं 1919 तक, कौन सा? उदारवादी युग। 1919 में जो है क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो उदारवादी घटनाएं शुरू हुई थी 1905 के बाद में, जैसे बंगाल, आप लोग जानते हैं कि लंदन में इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल है जी। इसके अलावा आप लोग दो तीन और घटनाएं याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 1909 में नासिक में, काफी इंपोर्टेंट है, जैक्सन को गोली मारी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को जो है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। तो जो भी थे 1919 तक जितनी घटनाएं उन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने पारित किया 1919 में क्या? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में, ठीक है जी। और याद रखोगे 13 मार्च 1919 को। और रोलेट एक्ट को ही विरोध करने के लिए भारतीयों ने, क्योंकि अंग्रेजों का ये ऐसा कानून था जो 1905 के बाद बंगाल विभाजन के बाद जो घटनाएं शुरू हुई थी उनको रोकना था। अंग्रेजों ने बिना सबूत के, बिना गवाह के लोगों की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने उन घटनाओं को रोक, मतलब गिरफ्तार शुरू कर दी। और यही कानून था क्या? रोलेट एक्ट। लेकिन रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए ही भारतीयों ने इसका विरोध शुरू कर, तो अंग्रेजों ने जो है विरोध करने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को करी क्या? जलियांवाला, मतलब हुआ क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि भारतीय जो है पंजाब में जब विरोध चल रहा था तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए रोलेट एक्ट के विरोध में। और अंग्रेजों ने जो है, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, और पंजाब अमृतसर के जो गवर्नर थे जनरल डायर, उन्होंने उन पर गोली चलाई और यही हुआ क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो भी है 1919 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में शुरू होता है क्या? इसके बाद क्या शुरू होता है? गांधीवादी युग। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से हुए हैं अब तक। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखोगे 1885 से लेके जो 1905 तक चलता वो था उदारवादी युग। 1905 से लेके 1919 तक वो था उग्रवादी युग। और 1919 से शुरू होता है 1947 तक क्या? गांधीवादी युग। तो गांधीवादी युग काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। गांधीवादी युग में अब क्या क्या याद रखना आपको? सबसे पहले जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो 1920 में गांधी जी ने शुरू करा असहयोग आंदोलन। काफी इंपोर्टेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इतना याद रखोगे, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया 1922 में। 1922 में किस घटना के बाद रोका गया? चोरी चोरा घटना। और चोरी चोरा घटना के समय आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी कहां पर थे? तो बारदोली में। याद रखोगे बारदोली कहां पर है? गुजरात में। और चोरी चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, काफी इंपोर्टेंट है। और 1922 में गांधी जी को जेल भेज दिया गया। 1922 में तुमसे पूछा कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो काफी इंपोर्टेंट है, चित्तरंजन दास। अगर बोले तो 1922 के बाद 1923 में काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। कांग्रेस के कुछ लोगों ने अलग होकर बनाई क्या? यहाँ पर स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी बनाने वाले कौन कौन हैं? काफी इंपोर्टेंट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 में काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। उसके बाद क्या हुआ? 1924 में यहां पर बनाया गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था। 1925 में 9 अगस्त को लुटी गई काकोरी ट्रेन, काकोरी कांड हुआ। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान दोगे। काकोरी कांड के बाद अगर मैं 1927 की बात करूं, 1926 की बात करूं, याद रखोगे भगत सिंह। और भगत सिंह ने क्या बनाया यहां पर? नौजवान सभा, नौजवान सभा, क्लियर जी। और 1928 में आप लोग याद रखोगे बना क्या? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और 1928 में ही लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज। और जब लाठी चार्ज हुआ, काफी इंपोर्टेंट है, 1928 में इनकी मौत हो गई। और लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज होने के बाद में
1929 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने गोली चलाई कहां पर? लाहौर। लाहौर हत्याकांड। और लाहौर हत्याकांड में किसको मारा गया? याद रखोगे, लाहौर हत्याकांड में तो 1919 में जो है लाहौर पर आप लोग याद रखोगे, लाहौर में जो है मारने गए थे स्कॉट को, जिन्होंने लाठीचार्ज करा था। किस पर? आप लोग याद रखोगे, लालाजी पर। लेकिन वहां पर जो है वहां पर सैंडर्स को गोली मार दी गई। तो लाहौर में किसकी हत्या हुई है? सैंडर्स की। और इसी लाहौर मुकदमे में आप लोग याद रखोगे 1931 में फांसी होगी किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट, कि जब साइमन कमीशन, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन याद रखोगे, साइमन कमीशन कब आया भारत? बना कब? 1927 में। भारत कब आया? तो याद रखोगे 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का विरोध हुआ, गो बैक के नारे लगाए गए, काफी इंपोर्टेंट है जी। और ये पहुंचा कहां? लाहौर। और याद रखोगे लाहौर में इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उन्हीं पर लाठीचार्ज करी स्कॉट ने। लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने गोली मारी 1929 में। सैंडर्स को मारने के बाद जो है उन्हीं पर चलता है लाहौर मुकदमा। लेकिन साइमन कमीशन के बाद याद रखोगे जब इन्होंने विरोध करा था तो 1928 में एक बनाई थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई? याद रखोगे मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने बनाई तो याद रखोगे इसमें जो है इसी का विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं करा। तो 1929 में ही होता है लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में याद रखोगे अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। काफी इंपोर्टेंट। और लाहौर अधिवेशन के बाद ही 1930 में पहली बार मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। अगर पूछा तो तुमसे स्वतंत्रता दिवस देश में कब मनाया गया? पहली बार 1930 में। घोषणा कब हुई? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और काफी इंपोर्टेंट है 1929 में जो है याद रखोगे, 1930 में जो है पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ 1930 में और चला कब तक? 31 तक। ठीक है जी। और 1930 में एक चीज और याद रखोगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल गया था तो अंग्रेजों को सारी चीजों का हमने विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने हमें मतलब कांग्रेस को अलग करके बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन कब आया? 1930 में पहला, मतलब गोलमेज के चारों तरफ बैठ के अंग्रेज जो है बाकी पार्टियों को रास्ते से अलग हटा के गोलमेज सम्मेलन करना चाह रहे थे, लेकिन वो असफल होता है। इसलिए आप लोग याद रखोगे इसमें जो काफी इंपोर्टेंट चीज अगली वो ये है कि 1931 में है जी, आप लोग याद रखोगे काफी इंपोर्टेंट है। एक तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, क्योंकि कराची अधिवेशन क्या था कि अंग्रेजों ने जो है स्वीकार कर लिया कि हम लोग जो है कांग्रेस से जब उनका सफल नहीं हो पाया पहला गोलमेज सम्मेलन, तो कराची अधिवेशन में अंग्रेजों ने ये स्वीकार कर लिया गांधी से, मतलब जो उस समय वायसराय थे, कि जो गांधी जी हैं वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कराची अधिवेशन बुलाया मार्च में 1931 में। और इसमें पहली बार बात रखी गई किसकी? मौलिक अधिकारों की। ठीक है जी। 1931 में ही होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और काफी इंपोर्टेंट है 1932 में होता है तीसरा। ठीक है जी। और याद रखोगे इसी 32 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, काफी इंपोर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है जब अंग्रेज जो है, एक चीज और रखोगे 1932 में काफी इंपोर्टेंट रहेगा कि अंग्रेज जो है हमारे मतलब अंबेडकर साहब को तोड़ने के लिए कांग्रेस से लेकर आते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट क्या है? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था? दलितों के लिए था, दलितों को कुछ सीट दी जा रही थी। लेकिन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत को तोड़ने के लिए गांधी जी बनते होता है अंबेडकर साहब और गांधी के बीच पुनः पैक्ट। लेकिन जब अंग्रेज सफल नहीं हो पाते तो अंग्रेज जो है हम अधिकार दे देते हैं। उसके बाद याद रखो 1937 में चुनाव हुए, हाँ जी, और कांग्रेस ने जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाई। ठीक है जी। सरकार बनाने के बाद में जिसका कार्यकाल रहा 28 माह का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1939 में, इसलिए 1939 में ये सरकारें जो हैं त्याग पत्र देती हैं। काफी इंपोर्टेंट है, सॉरी 1939 में
अब अगली बात करें 1939 में सरकारें त्याग पत्र देती हैं, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है जी, और अंग्रेजों ने जो है 1940 में हमारे सामने रखा अगस्त प्रस्ताव कि हमारी मदद करो और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कब? 1940 में। और 1940 में ही एक चीज और याद रखोगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह व्यक्तिगत गांधी जी ने ऐसे होगा, मतलब 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उसका विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा, काफी इंपोर्टेंट है। और 1942 में अंग्रेजों ने हमारा दोबारा सहयोग प्राप्त करने के लिए शुरू करा क्रिप्स मिशन, भेजा भारत। और क्रिप्स मिशन का भी यही उद्देश्य था, इस फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद ले सके, लेकिन हम लोगों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद याद रखोगे, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी सबसे पहले जो है याद रखोगे 1919 में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और 1920 में आईसीएस की परीक्षा में चुने जाते हैं और 4th प्लेस हासिल करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी याद रखोगे काफी इंपोर्टेंट है, 1938 में और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 38 में करते हैं हरिपुरा में और 39 में करते हैं त्रिपुरी में। ठीक है जी, याद रखो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, हरिपुरा गुजरात में है। और 1939 में ही आप लोग याद रखोगे ये बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, काफी इंपोर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो इतना काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे भैया आप लोग। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज अगर तुमसे पूछे कहां बनी है आजाद हिंद फौज, तो याद रखोगे सिंगापुर। ठीक है जी, सिंगापुर बनी है। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाने का पहले से श्रेय जाता है किसको? मोहन सिंह। ठीक है जी, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह ने बनाई थी, है जी। उसके अलावा मेजर फौजियारा, कर्नल प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, काफी लोग शामिल थे। जो भी था, लेकिन उसको नारा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आप लोग याद रखोगे उसके बाद क्या हुआ? 1946 में आखिर में, जब 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हमला हुआ और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हमला हुआ। और हमला होने के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी रुक गया और आखिर में अंग्रेजों ने 1940 में भारत भेजा कैबिनेट मिशन। और जब कैबिनेट मिशन भेजा तो आप लोग याद रखो कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 थे, जिसमें जो है कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। और इसी के द्वारा मतलब सिफारिश की गई कि भारत में गठित होगी क्या? संविधान सभा। और जब संविधान सभा गठित हो गई उसी के बाद जो है अंग्रेज हमें 1947 में छोड़ने के लिए घोषणा कर देते हैं और आजाद करने के बाद की बात आ जाती है। यह तो एक छोटी समरी है कि आपका स्वतंत्रता संघर्ष कैसा रहेगा। बहुत स्पीड से, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतनी स्पीड से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि किस तरह से रहेगा, मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा और क्या क्या आपको आपके सिलेबस का क्या क्या पार्ट आपको कवर कराऊंगा। बाकी क्लास, आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की रही है और उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी वो शुरू हो चुकी है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आपकी हिस्ट्री किस तरह से रहने वाली है। बाकी मिलते हैं टारगेट फॉर IQ में। आपका स्वागत है, मेरा नाम है शगुन सांगवान और तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं।